Hello everyone and welcome back once again in another session of microeconomics। देखिए हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू को स्टडी किया है हमारी लास्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि वो आपने ज़रूर समझ लिया होगा। आज जो हमारे पास कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू में ही फर्दर जो टॉपिक कवर हो रहा है वो है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में किस तरह के रेवेन्यू कर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो आपको तो अभी फॉर्म्स ऑफ मार्केट पता ही नहीं है कि कौन कौन सी हैं, तो हम आज क्या करेंगे, हम आज सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या हैं, कौन सी हैं, और फिर उसके बाद हर एक फॉर्म ऑफ मार्केट में अलग अलग तरह से देखेंगे कि किस तरह से रेवेन्यू कर्व्स बनकर तैयार होते हैं। सो देयर आर वेरियस प्लेयर्स का मतलब प्रोड्यूसर्स in the market who always try to compete with one another to increase their margin of revenue। देखो हमने कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े और कुछ हमने एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किए। हमें क्या पता चला है अभी तक कि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या बढ़ाना चाहता है, वो अपना प्रॉफिट का मार्जिन इंक्रीज करना चाहता है। और प्रॉफिट का मार्जिन कैसे बढ़ेगा, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा, आगम बढ़ेगा, मतलब सेल्स करेंगे वो जितनी ज्यादा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे ना कि प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा। तो इसलिए मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक तरीके से एक प्लेयर की तरह काम करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। उस प्रतिस्पर्धा के चलते हुए वो क्या कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपना शेयर यानी कि मार्जिन रेवेन्यू का या प्रॉफिट का इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन के आधार पर ही आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट बताई गई हैं। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन जिसे पूर्ण प्रतियोगिता बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेकर हमारे पास एक फुल फ्लेज चैप्टर भी है। देन आपके पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ मार्केट है वो है मोनोपोली जिसे एक अधिकार बोला जाता है। एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसे एक अधिकारी प्रतियोगिता कहा जाता है। अब देखो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि भाई ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है। परफेक्ट कंपटीशन, it is that form of market in which there are large number of buyers and large number of sellers। मतलब buyers भी ज्यादा हैं और sellers भी ज्यादा है। अब buyer का मतलब और seller का मतलब क्या होता है वो आपको पता है। selling homogeneous products, अब homogeneous product का मतलब क्या होता है, देखो जब जो products एक जैसे हों, A, B, C तीन sellers हैं, जो प्रोडक्ट ए बेच रहा है वही बी भी बेच रहा है, वही सी भी बेच रहा है, तो इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब कोई प्रोडक्ट में किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं है, एक जैसा ही प्रोडक्ट है जो सेलर्स बेच रहे हैं। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज जनरली फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री। जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो जनरली इंडस्ट्री फिक्स करती है। अब आपको उद्योग और फर्म का डिफरेंस तो पता ही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म। फर्म्स क्या होती हैं, एक्चुअली एक तरीके से ग्रुप ऑफ फर्म्स जो हैं वो इंडस्ट्री बनाती हैं। तो फर्म्स एक पार्ट है इंडस्ट्री का, ठीक है। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स ओनली। जो फर्म्स हैं वो क्या हैं, वो सिर्फ प्राइस टेकर, मतलब वो प्राइस डिसाइड करने वाली नहीं है। जो प्राइस इंडस्ट्रियल लेवल पर फिक्स हो जाता है उसी प्राइस को उन्होंने एक्सेप्ट करना होता है, इसलिए वो प्राइस टेकर बन जाती हैं। उसी पर्टिकुलर प्राइस पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। दैट मीन्स दे हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस एंड सेल देयर प्रोडक्ट ऑन द प्रेवलेंट प्राइस इन द मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, इसी के ध्यान में रखते हुए असंख्य क्रेता हो गए, जो मैंने आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बताया था। असंख्य ही विक्रेता हो गए, विक्रेता मतलब सेलर्स होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो गया। होमोजीनियस प्रोडक्ट जिसे समरूप वस्तुएं बोला जाता है। और जो मैंने आपको कहा था कि फर्म्स प्राइस टेकर हैं, तो बिल्कुल उसके आधार पर बन गया कि फर्म जो है वो कीमत को स्वीकार करने वाली, एक्सेप्ट करने वाली बन जाती है। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा मीनिंग पता चल गया है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो क्या है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि सब्जियों के भाव जो मंडियों में फिक्स किए जाते हैं,
नॉर्मली उसी के इर्द गिर्द जो प्राइस है सेलर्स के द्वारा फिक्स किए जाते होते हैं। इसकी कोई 100% फिक्स्ड एक एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं, इसके मीनिंग्स के जरिए इसे समझ सकते हैं, क्योंकि उस केस में सब्जियों को बेचने वाले विक्रेता भी बहुत हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं भी एक जैसी हैं, और जो मंडियों के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, हम कहेंगे एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल लेवल पर फिक्स कर दिया जाता है, उसी प्राइस को फिर फर्दर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि इसकी कोई 100% एग्जाम्पल एक नहीं है। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एक टेबल समझते हैं छोटा सा। मैंने आपको बताया कि जो प्राइस फिक्स कर दिया गया है वही फिक्स किया हुआ प्राइस एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो मान लो प्राइस 10 फिक्स हुआ है, तो अलग अलग क्वांटिटीज अगर सेल की जाती हैं, आउटपुट अगर तैयार किया जाता है, सेल किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा टीआर आ जाएगा। अब ये कंसेप्ट हमने सब जब रेवेन्यू का कंसेप्ट समझा है तब समझा है कि हमारे पास ये एआर, जिसे प्राइस भी बोला जाता है, वो 10-10-10 है। देन टोटल रेवेन्यू एआर मल्टीप्लाई बाय क्यू निकल आएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू हमारे पास निकल आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू कर्व्स में बेसिकली एआर और एमआर को कवर किया जाता है, तो अगर हम एआर और एमआर को देखें तो वो दोनों सेम है, और अगर सेम है तो हम इसे अगर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो देखो यहाँ पर जो ये हमारी रेवेन्यू कर्व्स वाली लाइन, जिसे हम पी भी बोल सकते हैं, मतलब प्राइस लाइन, यही है ना कीमत रेखा, क्योंकि कीमत यही है एवरेज रेवेन्यू। तो इसलिए प्राइस एआर या एमआर, या अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्राइस लाइन है तो हम इसे डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। तो ये जो डिमांड कर्व है एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन के केस में वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है ना, तो इसलिए बिल्कुल इसके पैरेलल ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू के जो कर्व्स हैं वो बनेंगे। अब देखो बहुत ही ध्यान से, जब आपको रिलेशनशिप्स करवाए गए थे रेवेन्यूज के, तब आपको एक कंसेप्ट बताया गया था कि हम अगर मार्जिनल का समेशन कर दें तो इट विल बी इक्वल टू टीआर। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर मान लो मैं यहां तक प्रोडक्ट सेल कर रही हूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू का एरिया इतना है। अगर मैं यहां तक प्रोडक्ट सेल कर रही हूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू का ये पर्टिकुलर सारा एरिया, क्योंकि ये मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन है, अगर हम इसको सारे को समेशन कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू टीआर। तो इसलिए ये जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा एरिया ऑफ टोटल रेवेन्यू कहलाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर हम मूव ऑन करें और देखें कि हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ मार्केट क्या है, तो वो आती है हमारे पास मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर और वन प्रोड्यूसर। अब उसमें तो हमने लार्ज नंबर बोला था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें है कि सिर्फ एक ही सेलर है, एक ही प्रोड्यूसर है। अब सपोज करो अपने आप पर लेकर कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले एक अकेले प्रोड्यूसर या एक अकेले सेलर हो, तो आपकी मर्जी हो गई ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, एक तरीके से कॉपीराइट आपका हो गया ना उस पर। तो इसलिए उस केस में क्या हो जाता है, आपके उस प्रोडक्ट के कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको पता है क्या होता है, हमने ये कंसेप्ट किया हुआ है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम एक की जगह पर दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर एक ही अकेले ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हो तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। प्रोडक्ट जो है उसे जनरली जो फर्म्स बनाती हैं वो क्या है, एक्चुअली उन्हें बैरियर्स होता है एंट्री में, मतलब वो इजीली आसानी से इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कॉपीराइट्स वाला इस तरह का कंसेप्ट आ जाता होता है ना कि आप एक अकेले हो, आप ही के पास राइट्स हैं, आप ही को वो प्रोडक्ट बनाना आता है, आप ही को उसका फॉर्मूला पता है। तो उस केस में किस तरह का कंसेप्ट आ जाता है कि देयर इज अ बैरियर इन दी एंट्री। एंट्री करना मतलब अगर आप मार्केट में उतरना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह हासिल करने पड़ेंगे, जिस तरह से हम कहते हैं ना लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ही आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ही विक्रेता है, मतलब एक सेलर है। वस्तु का निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। प्रतिस्थापन का मतलब
सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल इसी तरीके से बैरियर टू एंट्री को हम बोलेंगे कि प्रवेश पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध का मतलब होता है रोक लगना, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से हमें जो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया, क्योंकि हमने जो अभी परफेक्ट कंपटीशन के केस में देखा वो तो था कि एक ही लाइन बन रही थी जो कि OX एक्सिस के पैरेलल बन रही थी। एक ही लाइन हमारी AR भी थी, वही लाइन हमारी MR भी थी और वही लाइन हमारा DD कर्व भी था, प्राइस लाइन भी थी, सब कुछ वही थी। लेकिन देखते हैं कि मोनोपोली के केस में क्या होने वाला है। देखो, इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट इफ अ फर्म वांट्स टू, अगर एक फर्म चाहती है या विश करती है कि वो ज्यादा यूनिट्स सेल करना चाहती है, देन इट हैज टू रिड्यूस इट्स प्राइस। क्यों? क्योंकि आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है ना कि अगर हम प्राइस कम करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो ज्यादा बिकेगा। तो इसका मतलब अगर एक मोनोपोली के केस में फर्म, मोनोपोली होल्ड करने वाली फर्म जो है, अगर वो ज्यादा सेल करना चाहती है अपने यूनिट्स को, तो उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। रेलवे क्या है? मोनोपोली है ना सरकार की, उस पर रेलवे का किराया सस्ता है तो ज्यादा डिमांड है ना, लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं ना, तो इसलिए सेल अगर ज्यादा करनी है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना पड़ेगा। देयरफॉर देयर आर वेरिएशंस इन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसलिए यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स बनेंगे वो एक जैसे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अब प्राइस चेंज हो रहा है, वहां पर प्राइस कांस्टेंट रह रहा था, तो इसलिए AR और MR भी कांस्टेंट ही आ रहे थे। लेकिन यहां पर देखते हैं कि क्या होगा। देखिए कुछ इस तरह से टेबल बनकर तैयार होगा, जिसमें हम देखते हैं कि हमें क्वांटिटीज बता रखी हैं 1 2 3 4। अब देखो प्राइस, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, वो रिड्यूस हो रहा है। हमने 10 से 9 किया, 9 से 8 किया, 8 से 7 किया, टोटल रेवेन्यू में चेंज आया। मार्जिनल रेवेन्यू में भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है अगर हम TR को कंपेयर करें तो इस केस में जो हमारा रेवेन्यू कर्व्स बनेंगे वो कुछ इस तरह के बनेंगे, ठीक है। किस तरह से? हम Y एक्सिस पर रेवेन्यूज शो करेंगे, OX एक्सिस पर आउटपुट शो करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया जाएगा तो हमारी जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वो कुछ इस तरह के बनेंगे। और फिर से मैं कहूंगी कि हमने ये रिलेशनशिप्स में कंसेप्ट किया हुआ है कि जब AR घटता है तो MR भी घटता है और रेट ऑफ डिक्रीजिंग MR का ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो AR कर्व है वो ऊपर की तरफ होता है और जो MR कर्व है वो अंदर की तरफ होता है। अब हमने अभी अभी ऊपर क्या सीखा था कि समेशन ऑफ MR किसके बराबर है? TR के। ये हमने रिलेशनशिप में भी पढ़ा है। तो देखो इसमें अगर हम MR कर्व के नीचे नीचे शेडेड पोर्शन निकालेंगे तो वो जितना भी पोर्शन हमारा शेडेड होगा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम सेल करेंगे वहां तक के MR का अगर हम टोटल करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, गलती से MR वाले कर्व को DD कर्व मत बोल देना। क्यों? क्योंकि DD कर्व तो हमारा जो प्राइस लाइन होती है वो होती है और प्राइस हमारा कौन है? AR। तो इसलिए मोनोपोली के केस में जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप दिखाने वाला ये एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट कौन सा है। जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट है वो है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच इज प्रेवलेंट इन दी मार्केट। जो ज्यादातर हमें मार्केट में देखने को मिलता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। देखो इसमें ना एक तरीके से मैं कहूंगी कि मिलावट है, थोड़ी सी परफेक्ट कंपटीशन की भी और मोनोपोली की भी। तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या बता रखा है। इट इज द फॉर्म ऑफ द मार्केट in which there are large number of buyers and sellers, ये परफेक्ट कंपटीशन में था, and there is product differentiation among the products produced by the producers। अब देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें यहाँ पर बताया गया है कि इस केस में, इस तरह की फॉर्म ऑफ मार्केट में
हमें हल्का सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। जैसे सोप, साबुन बहुत सारे हैं ना, लक्स भी है, हमाम भी है, मार्गो भी है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो बेसिकली प्रोड्यूसर्स हैं या सेलर्स हैं, वो उनके द्वारा बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हल्की हल्की थोड़े थोड़े फीचर्स की वजह से ही आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन सिर्फ अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाकर, शैम्पू की बॉटल्स जो हैं उनकी शेप्स बहुत ही सुंदर सी बनाकर, तो हल्का हल्का सा ही फर्क बताकर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर कर एक तरीके से एडवर्टीजमेंट का ज्यादा जोर दिखाकर क्या किया जाता है, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है और प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया जाता है। इसलिए अब देखो बहुत ही ध्यान से, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा रोल प्ले करता है, तो इसलिए देयर इज अ नॉन प्राइस कंपटीशन इन दी मार्केट। मार्केट में प्राइस कंपटीशन जो है वो नहीं देखने को मिलता। एक्चुअली प्राइस की बजाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर ज्यादा जोर होता है। अब जब प्राइस कंपटीशन है ही नहीं, तो हम प्राइस कम कर कर अपनी सेल ज्यादा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए इस केस में जब रेवेन्यू कर्व्स डिसाइड किए जाते हैं, या यूं कहेंगे हम कि प्राइस जब डिसाइड किया जाता है, तो उस केस में जब एक प्रोड्यूसर या एक सेलर ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहता है, तो वो प्राइस अगर कम करता है तो एज कंपेयर्ड टू मोनोपोली बहुत ही कम वेरिएशन लेकर आता है, क्योंकि उसे पता है कि प्राइस की बजाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो सेलर होता है उसका पार्शियल कंट्रोल होता है, 100% कंट्रोल नहीं होता प्राइस पर, उसका पार्शियल कंट्रोल होता है। तो इस केस में हमें कुछ इस तरह के कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद है, और नॉन प्राइस कंपटीशन यानी कि एक तरीके से गैर कीमत प्रतियोगिता हमें देखने को मिलती है। अब देखो, अब अगर इस केस में हम सबसे पहले टेबल बनाएं, तो क्वांटिटी 1 2 3 4 बिल्कुल उसी तरीके से ही है। बहुत ही ध्यान से देखिए कि यहाँ पर प्राइस में जो चेंज लेकर आ रहे हैं, देखो प्राइस और क्वांटिटी में हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है कि अगर हमें यूनिट से ज्यादा सेल करने हैं तो प्राइस में गिरावट तो हो रही है, लेकिन क्योंकि इसमें मैं फिर से कहूंगी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा रोल प्ले करता है, तो इसलिए प्राइस को ज्यादा कम नहीं किया जाता, क्योंकि उस केस में प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। तो इसलिए प्राइस बहुत ही कम रिड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से हमें टोटल रेवेन्यू और फिर हम कहेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू में भी हमें रिलेटिवली कम चेंज देखने को मिलते हैं, जो हमें अभी अभी मोनोपोली में देखने को मिले थे उसके कंपैरेटिवली कम। तो अगर हम अब इनको देखो, ये पॉइंट्स हायर है ना जो हमने मोनोपोली वाले बनाए थे, आप कंपेयर कर सकते हो वीडियो को रिवाइंड कर कर कि जो पॉइंट्स हमने एआर के और एमआर के मोनोपोली के केस में बनाए थे, उन पॉइंट्स से ये हायर है, ऊपर है ये पॉइंट्स। अगर ऊपर है तो इनके जो डिमांड कर्व्स बनेंगे, सॉरी इनका जो ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व्स बनेंगे वो थोड़े से ऊपर बनेंगे, मतलब थोड़े से ज्यादा फ्लैटर बनेंगे। और इस केस में सेम वही रिलेशनशिप रहेगा कि एआर अगर कम हो रहा है तो एमआर भी कम हो रहा है, अगर एआर कम होता है तो एमआर उससे ज्यादा स्पीड से कम होता है। लेकिन इस केस में हल्का सा एक फर्क जो है वो यही है कि इस केस में जो ये रेवेन्यू कर्व्स होते हैं वो एज कंपेयर्ड टू मोनोपोली ज्यादा फ्लैटर होते हैं। वो इस तरह से थे, ये इस तरह से ज्यादा है। अब बाकी सारा कुछ कंसेप्ट सेम वही है कि ये टोटल एरिया टोटल रेवेन्यू के बराबर आएगा। यहाँ पर भी ये जो एआर कर्व है वो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में डिमांड कर्व कहलाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन रहा, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट का भी हल्का सा हिंट दिया और उनके डिफरेंट डिमांड कर्व्स या यूं कह लो कि जो उनके रेवेन्यू कर्व्स हैं वो किस तरह के हैं, ये भी आपको डायग्रामेटिकली और टेबुलर फॉर्म के जरिए भी आपको प्रेजेंट किया गया।
ये आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।